बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद सकीब नज़ार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के इक़्तिसादी सर्वे पर। उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आन पड़ी है वो है आइन और कानून की बात। इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं क्या उसका हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ज़मीर का कैदी अगर कोई है तो वो इमरान खान है। और फिर अगर हम ये देखें कि हमारा जो वक्त था जो भारत के लिए गया था अमेरिका, अब वो बरतानिया पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर गुफ्तगू होगी, इस पर हम तफसील के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमारा इक़्तिसादी सर्वे आज जारी हो चुका है, कल बजट आ रहा है। बजट तजावीज़ क्या होंगी वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह बताई गई है वो 1.5% है, मतलब 1.5% के हिसाब से हमारी तरक्की। जबकि अगर हम आबादी में इजाफा देखें तो वो 2% से ज़ायद है, जिसकी वजह से अगर हम तरक्की की शरह का कोई फ़ायदा पाकिस्तान को देखें तो वो ना होने के बाद। दूसरी तरफ जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो जिस वक्त वो हुकूमत हटाई गई उस वक्त तरक्की की शरह 6% थी। मतलब ये कि 6% बुरी थी और 1.5% बहुत अच्छी। ये है हमारे दोहरे मेयार। हमारा कर्जा इतना बढ़ चुका है कि अब कोई सबील नजर नहीं आती कि हम इस कर्जे को अदा भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कर्ज अदा करने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है कि हुकूमत में बैठे हुक्मरान जिम्मेदार लोगों की दयानतदारी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये डिक्लेयर्ड चोर हैं, इनके पैसे इतने हैं, किस किस जगह मौजूद है वो तो पाकिस्तान में किसी के इल्म में ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत चलनी है, इसको चलाया जाएगा, क्योंकि जो लोग काबू करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, उनकी नीयतें ठीक नहीं हैं। जिनके पीछे अमेरिका है, अमेरिकी हुकूमत है, अमेरिका के मफादात हैं, वो अपने मफादात हजारों मील दूर बैठकर भी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। और हमारे हुक्मरान बड़े मज़े से यहाँ बैठते हैं, हुक्मरानी करते हैं, माल जेब में डालते हैं और जायदादें मुल्क से बाहर भगा देते हैं। और इस वक्त जो सबसे अहम, बुरा और मुश्किल तरीन काम जिसका सामना पाकिस्तानी कौम को है वो है कि किसी तरह हम कानून और आइन की बात करें। तो अभी सिलसिले में हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके वालिद 1988 में शहीद हुए थे। एक बड़ा मशहूर ओजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था, उसमें अगर शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी की हादसाती मौत ना होती तो शायद शाहिद खाकान अब्बासी भी सियासत में ना आते।
लेकिन बहरहाल उन्होंने पार्टी बनाई एपीपी के नाम से, अवाम पाकिस्तान पार्टी। आज हम उनकी एक गुफ्तगू शामिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब आइन की बात की जाए तो हुकूमत जो ऐवान इक़्तिदार है वो हिल जाते हैं। आज मुल्क में आइन का लफ्ज एक गाली बन चुका है। हुकूमत के लिए आज ये एक लफ्ज खौफजदा करने वाला लफ्ज है। ये बदकिस्मती है मुल्क की। हमने 3 जगह इससे पहले वेन्यू रखा था। पहले वहां पर मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे, एसी पहुंचे, पुलिस पहुंची, उसको मना करा दिया। दूसरे में कहा गया कि जी यहाँ से क्रिकेट टीम गुजरती है तो यहाँ पर नहीं हो सकता, हमें क्रिकेट मैच के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ता है। तीसरे वेन्यू हमने 10 किलोमीटर क्रिकेट टीम से दूर रखा। वहां भी कल रात को इंतजामिया पहुंच गए, उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। यानी एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस, यहाँ कोई जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है, एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब खान साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्तफा खोकर साहब, सल्तर अब्बासी साहब की साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक जमाने में इक़्तिदार के दाई थे, जो एक जमाने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक़्तिदार के दाई है। इस वक्त जो हुकूमत है वो इक़्तिदार की दाई है। ये कुछ रोज कबल एक गुफ्तगू थी जो शायद खाकान अब्बासी ने की थी। ये सुनवाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान में सब कुछ है, अगर नहीं तो कानून की पासदारी नहीं, आइन पर अमल दरामद नहीं। अब ऐसी कौमें भला क्या तरक्की करेंगी जिनके हुक्मरान मुख्तलिफ औकात में चोरी में, डकैती में, हर तरह के वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्विस रहे। 2 पार्टियां हैं जिनका इश्तराक है इस वक्त हमारे मुल्क में हुकूमत में। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसके पास वफाकी हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास सिंध और बलूचिस्तान है। सिंध की सूरत हाल तो ये हो गई है कि हम कई कई बरसों तक, कराची की मिसाल मैं आपको दूं, एक बड़ी मरकजी शाहराह है कराची यूनिवर्सिटी रोड, जिस पर कम से कम 4 साल से मसाइल का शिकार है। वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हर तरफ मट्टी का तूफान है, ट्रैफिक जैम है। कराची को मोहनजोदड़ो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कराची का पानी टैंकरों में बेचा जाता है। ये अजीब बात है कि शहर में कानूनी और गैर कानूनी हर तरह के हाइड्रेंट बनाए गए हैं जिसमें बड़े बड़े अफसरान और इदारों के सरबराहान तक मुलव्विस होते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लोगों को उनका ही पानी टैंकरों में भरकर ज्यादा दामों फरोख्त किया जाता है। दूसरी तरफ शहर को मास्टर प्लान के तहत नहीं बनाया जा रहा। एक कंक्रीट का जंगल है जो खड़ा हो चुका है। कोई शख्स ये सोचने को तैयार नहीं कि कोई कानून भी होता है, कोई बाई लॉज होते हैं, कोई मास्टर प्लान होता है। मंजूर काका एक बड़े मशहूर साहब थे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके सरबराह रहे, जिसमें कराची भी है, हैदराबाद भी है, पूरा सिंध है उसमें आता। उसके सरबराह रहे और करोड़ों रुपए
लेकर मुल्क से फरार हो गए। अब यहाँ नौकरियां भी बिकती हैं, यहाँ पोस्टें भी बिकती हैं, यहाँ थाने भी बिकते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम पर हम तमाम काम करते हैं वो बेबस, लाचार और एक उम्मीद की या आस लगाए हुए बैठे हैं कि ये मुल्क, ये रियासत हमारे साथ कोई बेहतरी का सलूक करे। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान के दो मगरबी सूबे, गिलगित केपी के 3 बल्कि कर लें आप, गिलगित बल्तिस्तान भी कह सकते हैं, केपी के और बलूचिस्तान, यहाँ के हालात इंतहाई दगर हुए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है और कोई शख्स इस पर बात करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने को तैयार नहीं। यानी हम ये देखें कि सी पैक जो शुरू होता है, होना चाहिए, या जिसका वजूद ही मुमकिन नहीं हो सकता गवादर पोर्ट से, जो बलूचिस्तान का एक शहर है, बलूचिस्तान का एक साहिल है, बलूचिस्तान की एक बंदरगाह है, वहां से शुरू हो और वेस्टर्न रूट जो शुरू हो गवादर से, तुर्बत से होते हुए खुजदार, और खुजदार से होते हुए क्वेटा, और क्वेटा से जोब, लोरालाई जोब के जरिए डेरा इस्माइल खान से जा पहुंचे। उस सी पैक के नाम पर हमने हजारों किलोमीटर मोटरवेज बना दी, लेकिन अगर नहीं बनी तो बलूचिस्तान में नहीं। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में होनी चाहिए। गवादर में आज भी बिजली ईरान के जरिए आती है, ईरान से हासिल की जाती है, और वो ईरान भी अपनी जरूरत के ज्यादा बिजली देता है, और जब वहां शॉर्टेज होती है तो वो बिजली देना बंद कर देता है। तुर्बत हो, गवादर हो, पंजगूर हो, मकरान डिवीजन पूरा ही उसकी जद में आता है। फिर चोरी करना तो हमारा इंतखाबी निशान है पाकिस्तानियों का, बिजली की चोरी, पानी की चोरी, रिश्वत, नौकरियों की चोरी, हर तरह की चोरी। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हम ये सब कुछ करके अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा मुल्क बर्बादी के रास्ते की तरफ जा रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि इससे पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का कोई भला नहीं। आज हमें ये सोचना है कि किस तरह हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएं। मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, हमने कहा शुक्र है पाकिस्तान बच गया, हालांकि वो 54% था, हम 46% थे। चलें शुक्र है पाकिस्तान बच गया, क्योंकि दारुल खिलाफा हमारा इस्लामाबाद में था, हमारा कैपिटल इस्लामाबाद था। अब बलूचिस्तान में एक आम आदमी, एक आम नौजवान, एक गरीब आदमी, एक कॉमन मैन जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है, उसके बारे में सोच सोचकर दिल को हौल उठते हैं। मैं एक नौजवान को जानता हूं, उस वक्त से जानता हूं जब वो एक स्कूल का तालिब इल्म था, गवादर से उसका ताल्लुक है, और आजकल BSO का वो चेयरमैन है, और उसका नाम 4th शेड्यूल में डाला गया है, यानी दहशत गर्दों के नाम के साथ। बालाज कादिर उसका नाम है। आप नौजवानों के साथ ये क्या कर रहे हैं? आप महरंग बलोच के साथ क्या करना चाह रहे हैं? महरंग और उसकी टीम पाकिस्तान में आईन के तहत, कानून के तहत अपने लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं। कुछ ताकतवर लोगों, ताकतवर हलकों को ये बात पसंद नहीं आई, तो अब
वो लोग उन्हें दहशतगर्द बनाने पर तुले हुए। ये बात बहुत अहम है कि आज मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता महरंग बलोच को किसी भी गैर कानूनी अमल के जरिए दहशतगर्द या दहशतगर्दों की प्रॉक्सी या उनका हिमायत याफ्ता बना दिया गया, साबित कर दिया गया, तो वो दिन पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का बलूचिस्तान में आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी नौजवान, बलूचिस्तान का नौजवान ये नहीं चाहेगा कि उन्हें पाकिस्तानी पुकारा जाए। और आज की दुनिया में उन लोगों में, उन इलाकों में, उन ममालिक में इस तरह के मसाइल, आज़ादी की तहरीकें हों या मसाइल हों इस तरह के, अगर किसी नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम मुल्क में होगा तो उसे दुनिया भर की कौमें सपोर्ट करेंगे गैर मुस्लिम मुल्क को। लेकिन अगर उसका निशाना कोई मुसलमान मुल्क बन रहा होगा तो फिर वो काम हो जाएगा, जैसा हमने माजी करीब में देखा जब ईस्ट तैमूर में चंद ही बरसों में इस्तिस्वाब भी करा दिया गया और एक आज़ाद मुल्क भी बना दिया गया, क्योंकि ईस्ट तैमूर एक मुसलमान मुल्क में से निकल रहा था। अब ये सूरत हाल ऐसी है जहां हमें सोचना होगा कि क्या आज़ाद कश्मीर या बलूचिस्तान, यहाँ पर कोई आज़ाद ममालिक बनवा दिए गए तो क्या होगा? क्या बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान की मदद करेगी? कभी नहीं करेगी। मगरिब कभी नहीं करेगी। चीन कर ले, तुर्की कर ले, अजरबैजान कर ले, वो बात की बात है कि वो उसमें कितने कामयाब हो सकते हैं या कामयाब होंगे। लेकिन मगरबी दुनिया, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो यकीनन पहले सोचने का काम है, हमें पहले सोचना है कि हमारे किसी अमल से हमें कितना नुकसान होगा। लेकिन शायद हमारे यहाँ हमारे साहिब इख्तियार, हमारे साहिब इख्तिदार लोग, वैसे ये काम दुनिया भर में ऐसे होता था, तारीख में तो हमने यही देखा था कि जो हुक्मरान होते हैं, जो बादशाह होते हैं या मुतलकुल अनान हुकूमतें होती हैं, उनके यहाँ हक और सच्ची बात को समझने की सलाहियत ही नहीं होती। और जिन लोगों से ये सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीन ले, तबाही उनका मुकद्दर। दुआ है कि हम उस मकाम तक ना पहुंचे जहां तबाही हमारा इंतजार कर रही है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।